एक बार फिर स्वागत आपका हमारे बात बिंदास में। और हालांकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नए नए चेहरे, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा हमारे साथ है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक घराने से आता है। और अगर देखा जाए मुजफ्फरनगर जिले में एक इकलौते विधायक है समाजवादी पार्टी के, 3 बार विधायक रह चुके, फिर 2022 में विधायक बने और अक्सर कर युवाओं के साथ ज्यादा नजदीक नजर आते हैं और लोग बड़े दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। जब हम भी कभी देखते हैं तो लोग काम लेकर के आते हैं और जो देखी जाती है राजनीति, तो वाकई लगता है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं राजनीति में आने का शौक होगा। तो कोशिश रही आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे साथ वो चेहरा मौजूद है, पंकज मलिक जी। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे आज धन्यवाद। पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। आखिरकार पंकज मलिक, ये तो सब जानते हैं कि विधायक हैं, लेकिन पंकज मलिक विधायक बने कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से कॉलेज चला? देखिए ये तो विदित है, सब लोग जानते ही हैं। जो मुझे जानते हैं वो ये मेरे बारे में ये भी जानते हैं कि मैं एक राजनीतिक परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी ने जीरो से लेकर के और राजनीति में, समाज सेवा में अपना एक स्थान मुजफ्फरनगर जनपद में वेस्टर्न यूपी में स्थापित करने का काम किया। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके हम लोगों ने जनता के बीच में आए, पर ये कभी नहीं सोचा था। पहले जैसे मैं कॉलेज में था, कॉलेज में हम लोगों की पहले ही आदत थी, कोई हमारे पास एडमिशन्स के लिए आता था, कोई भी किसी की समस्या होती थी, तो ये दिमाग में नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है या आगे राजनीति में जाना है, लेकिन हम उसकी मदद के लिए खड़े होते थे। तो उसी आधार पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। पहला चुनाव हमारे क्षेत्र में पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद मेरा नाम तय हुआ, मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद चुनाव का नतीजा अच्छा नहीं रहा, उसके बाद फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर जीत गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे से लोगों के बीच में रह करके, उनके बीच में काम करके, उनके जहां भी कोई विपरीत परिस्थितियां होती थी, हम लोग समाज में खड़े पाते थे, खड़े यानी रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब आपके याद होगा, अब तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि लोकतंत्र, या ये कह दीजिए कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बार बार सत्ता के रूढ़ दल से किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले धरने भी होते थे, कहीं कोई मुद्दा होता था, कोई घटना हो जाती थी, तो हर राजनीतिक व्यक्ति ये प्रयास करता था कि जनता के बीच में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके जनता की समस्याओं का निदान कराने का प्रयास वो उस समय करता था। अच्छा, जैसे स्कूल, आपकी स्कूलिंग प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैं पढ़ा हूँ सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। जिस तरह से एक आम छात्र जाता था, इसी तरह से मैं भी जाता था। मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं नेता का बेटा हूँ। अच्छा, जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या टारगेट एम रखा था जहन में कि मुझे इस फील्ड में निकलना है? किस चीज में रुचि ज्यादा रहती थी? देखिए, हम जो काम जब करते हैं उसे मन से करते हैं। हम पढ़ते थे, मन से पढ़ते थे। अब धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से रास्ता मिलता चला गया, तो आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, डीएवी कॉलेज से एलएलबी किया है? हाँ, डीएवी कॉलेज से एलएलबी किया। डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन में भी चला गया था वहां। एक्चुअली डीएवी कॉलेज में जब हम रहे, तो हम लोगों की आदत थी कि हम लोग, जो हमारे क्षेत्र के लोग आते थे, बच्चे आते थे, मेरे घर में तो क्षेत्र के परिवार के जो जिम्मेदार लोग आते थे, किसी का एडमिशन नहीं होता था, किसी को समस्याएं होती थी, तो मेरा इंटरेस्ट था उनको दूर कराने का, उनकी समस्याओं को। हम लोग उनके बीच में रहते थे। इसी के नाते डीएवी कॉलेज में जब हम लोग वहां के प्रशासनिक, यदि टीचर से, प्रशासनिक लोगों से, कॉलेज प्रशासन से जब हम लोग बात करते थे समस्याओं के निदान के लिए, तो बच्चे देखते थे। धीरे धीरे बच्चों का, छात्रों का मन हुआ कि मैं चुनाव की तैयारी करूं। मैंने उस समय चुनाव की तैयारी भी की और लंबे समय संघर्ष भी किया। उस समय चुनाव, जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, चुनाव नहीं हुए। फिर हम लोगों ने संघर्ष किया छात्र राजनीति में चुनाव कराने के लिए। वो बात अलग है कि मैं दुर्भाग्यवश चुनाव नहीं लड़ पाया छात्र संघ का, लेकिन उसी बीच में चुनाव में लड़ लिया एमएलए का 2004 में। उसके बाद फिर हमने अपना ग्रुप यहां लड़ाया। आज भी पुराने अखबार मेरे पास होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, जनता के सहयोग से, मैंने 1 दर्जन के आसपास कॉलेजों में पूरे जनपद के अपना पैनल लड़ाया था, और कई जगह मेरे पैनल के लोग जीते भी थे। यहाँ शहर में भी कई जगह जीते थे। हमारे उस समय के जाट कॉलेज के महासचिव अभी अभिषेक चौधरी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, ये भी थे। हम लोग जो भी काम करते हैं आज तक मन से करते हैं।
अच्छा, छात्र नेता आपने वहां से चुनाव लड़ने की ठानी लेकिन नहीं लड़ पाए, विधायक ही लड़ने का आपको मौका मिला और विधायक भी आप बने। इसी बीच आज की राजनीति में, आज के छात्र में, क्योंकि आपने कहा बड़े बड़े आपने संघर्ष भी किए, तो तब में और अब में क्या फर्क दिखता है? आज तो छात्र राजनीति कहाँ रहेगी। आप अपने जनपद में देख लो, छात्र राजनीति में अच्छे लोग आते थे छात्र राजनीति के जरिए, लेकिन आज कहाँ है। अब तो कोई अपनी आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब तो आप देखो, छात्र राजनीति के लोग बहुत अच्छा फील्ड रहा नहीं, अब कहीं है ही नहीं छात्र राजनीति अच्छा, अब। आज तक अभी भी छात्रों की मांग है कि चुनाव नहीं आप होता छात्र छात्र राजनीति संघ की का। बात कर रहे हो, इन्होंने तो शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया। अब तो नई नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, नए नए कॉलेज खुलते हैं उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के। अब तो दुकान खोली जा रही है। अभी मेरा सवाल था, हम लोगों ने उस सदन में भी उठाने का काम किया था। आप देखो ना, शिक्षा का क्या हाल है। बहुत खराब स्थिति में शिक्षा है आज। बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में चले गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि सरकारी खुले चाहे प्राइवेट भी खुले, इसका कोई एतराज नहीं है। प्राइवेट खुले, जिनके पास पैसा है, निजी विद्यालय खोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई साहब, सरकार का दायित्व है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि हमारे गांव के स्कूल का, प्राइमरी पाठशाला का टीचर इतना अच्छा पढ़ाए और उसके पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे हों जो पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ बैठे, तो उनमें कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। पब्लिक स्कूल का बच्चा ऐसा ना हो कि कोई विशेष कैटेगरी में हो। मतलब ये है कि शिक्षा जमीन तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंच पा रही ना। आप बताओ, आप प्राइमरी स्कूल में जाओ और जाकर के देखो, और यहां आप जाओ। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे स्कूल बने, हमारा सिस्टम कभी हम सरकार में आए तो हम ऐसा सिस्टम करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि मेरा बच्चा भी जाकर के स्कूल में पढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये स्कूल की बात आप कर रहे हैं, क्या जब आप छात्र नेता ग्रुप आपका बन रहा था, छात्र नेता चुनाव, छात्र संघ के चुनाव की भी आपने तैयारी की, तो कुछ चुनौतियां सामने आती हैं एक छात्र के रूप में, ऐसी क्या चुनौती रही कि जिसे आपने उसे फिर किस तरह से फेस किया? किस चुनौती तरह की चुनौती छात्र संघ के चुनाव चुनौती में आती बहुत थी? थी। छात्र नेता के सामने काफी तरह की मशक्कत आते हैं, अलग अलग छात्रों के साथ कुछ ना कुछ समस्या खड़ी रहती है। चुनौती बहुत थी और चुनौतियों का हमने सामना भी किया। हम मजबूती से रहे, छात्रों के बीच में रहे, और ऐसा नहीं कि जब तक चुनाव की तैयारी की तब तक नहीं, उसके बाद भी। आज भी अगर कोई छात्र फोन करता है तो हम सम्मान के साथ उसकी बात को उठाने का काम करते हैं। और भैया, उस समय की अलग परिस्थितियां थी। आज उस समय के जो छात्र नेता थे, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्हीं में से एक छात्र नेता जिया चौधरी है, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष। वो उस समय अलग राजनीति करते थे, मैं अलग राजनीति करता था, आज हम लोग साथ हैं। वो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष यानी हैं। कि जिया चौधरी अलग। बहुत सारे लोग हैं। एक त्यागी जी थे, वो अपना जॉब करते हैं। बहुत लोग हैं जो उस समय के थे। और कई लोग मेरी साथ वाले जिला अच्छा। पंचायत का मेंबर रहे हैं। एक वीरेंद्र सिंह जी के बेटे भी मेरे साथ पढ़ते थे डीवी कॉलेज में। बहुत सारे लोग अच्छा, थे। ऐसा कहा जाता है कि डीयू में पहले बदमाशी भी बहुत होती थी। नहीं, मेरे समय में ऐसा नहीं। और मतलब ये देखिए, मेरे समय में एक अच्छा माहौल था। हम लोग जाते थे तो हमको ये नहीं कहता था। बहुत दिनों बाद लोगों को पता चला था, आम छात्रों को, कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं ये आप जाकर किसी से पूछ लीजिए, मेरे समय के जो लोग हैं, जो नेता थे उस समय, वो तो जानते थे। जो आम छात्र थे, जब मैं कॉलेज में जाता था, अपना परिचय देता था और कहता था मैं छात्र संघ के लिए प्रयासरत हूँ, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के, कई बार हम लोग जैसे आउटसाइडर्स हमारे कॉलेज में आते थे। कई उस समय की जो परिस्थितियां थी, कई चुनौतियां थी, और बच्चों के सामने भी थी। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए, जैसे कई बार यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कोई आदेश आता था, फीस बढ़ जाती थी, तो हम लोग प्रशासन से बात करते, मतलब कॉलेज प्रशासन से बात करते, यूनिवर्सिटी जाते थे। हम लोग यूनिवर्सिटी भी गए हैं। तो परिस्थितियां अलग थी उस समय, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में रखी। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चों को, जो आम छात्र थे, उन्हें ये नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं। धीरे धीरे जाके पता चला, हाँ, ये एहसास हो गया था कि कोई पंकज मलिक है। तो हम लोगों ने, मेरे पिता ने हमें यही संस्कार दिए हैं कि कहाँ हम पैदा हुए वो मायने तो रखता है, पर हम क्या है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। पहला विधायकी का चुनाव आपने लड़ा तो उसमें क्या रहा? 2004 में मैंने चुनाव लड़ा, और ये सच्चाई है कि हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों
और परिवार की तरफ से मेरा नाम प्रपोज किया गया। बगरा में वो पंचायत थी और मैं चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव था। उपचुनाव सरकार के होते हैं, माना जाता है। जिस तरह से अभी देखा आपने मीरापुर उपचुनाव में नंगा नाच हुआ, वहां भी जबरदस्ती हुई थी उस चुनाव में भी। खैर वो अलग विषय था, तब परिस्थितियां अलग थी, हम अलग दल से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा था। जनता ने तो मुझे जिताया था, तब भी जिताया था, और फिर 2000 उसके बाद आम चुनाव हुआ 2007 में, तब मुझे जनता ने 12,000 से जिताने का काम किया, मैं जीता था बगरा से। 2017 में भी आप चुनाव लड़े तो हार का सामना करना पड़ा, तब क्या कारण रहा कि ऐसी स्थिति बनी? देखिए, कारण तो कुछ भी थे, कुछ कारण, लेकिन जनता का जो निर्णय है वो सबसे ऊपर है। जनता ने, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की के रहम से जनता ने मुझे जिताया भी और जनता ने हराया भी। कोई कमी मुझ में उन्हें लगी होगी, इसलिए मैं 2017 का चुनाव हारा था, स्वीकार किया, फिर मेहनत की, फिर 22 में फिर जीत तो गया। ऐसी क्या वजह रही जब आप 17 में आप हारे? क्या कमी रह गई थी उस दौरान? किस तरह की समस्या आपको लगी कि हाँ मैं इस कारण इन कारणवश में ये चुनाव हार गया? देखिए, वो अलग मैटर है। वोट किसने दिया था? जनता ने दिया था। जब जीता तब भी जनता ने वोट दिया, जब हारा जनता ने वोट दिया। मैंने लगातार मैं 2017 के बाद क्षेत्र में रहा, शामली क्षेत्र में, और उनसे पूछता रहा, जो उन्होंने बताया उसको सुधार किया। हालांकि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अगला चुनाव शामली से नहीं लड़ा, मेरा सौभाग्य था कि मैं चुनाव अगला 2022 का चरथावल से लड़ा, चरथावल की जनता ने मुझे चुन करके भेज दिया। 2022 के चुनाव में आप जीत हासिल आपको हुई। 2022 में किस तरह के, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा था मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो एक अकेले विधायक आप यहाँ से समाजवादी पार्टी के निकले थे, तो और सीटों पे क्या कमी रही? और सीटों पे भी कैंडिडेट आपके थे, हालांकि गठबंधन में जब चुनाव देखिए, लड़े तो चुनाव गठबंधन चुनाव के जब कुछ होता है ना, प्रत्याशी थे वो जीत गए थे, वे दूसरे हम्म, पार्टी के हिस्सा हो गए थे। चुनाव जब होता है अलग परिस्थितियां होती है, और चुनाव आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर लड़ा गया था। उस समय के गठबंधन के नाम पे लड़ा गया था। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी उस समय गठबंधन में थे, और उस समय यहां तो गठबंधन जीता ही था, एक ही सीट तो भाजपा के पास थी, दो थी, और दूसरी भी उपचुनाव में हमारे पास आ गई थी। तो कैसे कहेंगे, वो चुनाव तो बहुत अच्छा था पार्टी के लिए, बहुत ही अच्छा चुनाव था। आज जनता ने तो चुन करके भेजा, और उसका उसका जो कारण है, जनता ने अपने आप लोगों को बता भी दिया कि जो तब था वो ही आज है। आज भी मुजफ्फरनगर लोकसभा की परिस्थिति देखो आप, उस समय जो था, आज भी तो लोकसभा जीते हैं ना, उसी आधार पर जीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं। अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए थे, जो हर एक आम नागरिक को उस समय के राज्य में, उस समय की सत्ता में, हर आम आदमी को सुरक्षा एक महसूस होती थी गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, स्पष्ट है, 100 डायल कहां था, पहले कहां था, किसने बनाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था ना। एम्बुलेंस चलती थी, कोई नई चीज तो इनके पास आई नहीं, और आदरणीय अखिलेश जी को लोग पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने जनता के काम किए हैं। इसीलिए हम 22 में, हमारे जनपद में तो ये मान लीजिएगा गवर्नमेंट थी हमारी, हमारे जनपद में जी। 24 में भी जीत मिली, फिर आखिरकार उपचुनाव में क्यों हार का सामना करना पड़ा? अभी मीरापुर देखिए, सीट उपचुनाव पर में उपचुनाव हुआ। अगर देखा जाए तो ये जो मीरापुर का उपचुनाव और सारे उपचुनाव है, ये एक तरीके से सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करके ये चुनाव जीता गया है सरकार द्वारा। किस तरह से वोटर्स को रोका गया? आप मीडिया के लोग हैं, क्या आप झूठ दिखाते हैं क्या? आप वही तो दिखाते हैं जो चल रहा होता है। आपने वहां, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव चलते चलते जो मीडिया के माध्यम से चैनलों पे आया, वोटर्स को रोक दिया गया, आईडी फाड़ करके फेंक दी, वोट की पर्ची फाड़ करके फेंक दी, लाठियां चलाई गई, गाली गलौज किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। तो इस तरह की जीत के कोई मायने थोड़े ही ना है। अभी सदन चल रहा था तो क्या सदन के दौरान इस चीज पर, इस मुद्दों पर आवाज सारे उठाई गई? मुद्दे सारे मुद्दे उठाए गए, संभल का भी, और सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती थी। इसीलिए हमने वहां भी संघर्ष का रास्ता अपनाया, हमारी पार्टी ने। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोगों ने, नेतृत्व में, वहां भी लड़ाई लड़ने का काम किया। सदन अभी में हमारे नेता हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब वो ये सारी बातें उठा रहे थे तो विरोध कर रहे थे, भाजपा के लोग सुनना नहीं चाहते थे।
अच्छा, हाल ही में आपने विधानसभा में गन्ने के रेट को लेकर के मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक भी उसके रेट घोषित नहीं हुए। देखो ये तो किसान के, मैं कहूंगा किसान के, नौजवान के, पूरी जनता के खिलाफ है। ये तो कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं। मैं बार बार पूछता रहा आदरणीय मंत्री जी से कि बजाज ग्रुप का भुगतान क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्या विशेष बात है बजाज ग्रुप में? ऐसी क्या विशेष बात है शामली में भुगतान क्यों नहीं हो पाया पूरा? आज भी किसान का भुगतान बचा हुआ है। किसान की तो बड़ी विडंबना है, परेशानी है। किसान तो बड़ा दुखी है, और जब जब सांस लेता है ना किसान, तब तब उसे दर्द महसूस होता है। किसान की फसल, खून पसीने की कमाई सारी लगा करके अपनी फसल उगाता है। हमारे यहाँ गन्ना ज्यादा होता है, और फसल मिल में जारी है। पिछला भुगतान हुआ नहीं, अब ये पता नहीं कि पेमेंट है क्या, मतलब रेट है क्या, ये पता नहीं। और बिना रेट, बिना मोल भाव किए हुए हम एक चीज मार्केट से ले नहीं सकते, और किसान अपनी पूरी कमाई लुटा रहा है, मिल में जा रहा है पुराने हिसाब से। पुराना जो रेट था उसी के आधार पे भुगतान कर रहे हैं। अच्छा। मैंने सदन में यही तो पूछा था उनसे, क्या पिछले सालों में महंगाई नहीं बढ़ी क्या? आप और मुझे चश्मा लगा रहे हैं, इसके भी रेट बढ़े होंगे। जो कपड़े पहन रखे हैं, इसके भी रेट बढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपने जो मुझे बिस्किट खिलाया, उसके भी रेट बढ़े होंगे। बस किसान ही है ऐसा जिसका कोई रेट नहीं बढ़ा। अरे चीनी आप महंगी बेच रहे हो, सीरा बेच रहे हो, खोई बेच रहे हो, सारा तो वेस्टेज तो बहुत बेचता है मिल, और किसान को मिल पाता नहीं। जब मैंने सारी बातें रखी तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और सरकार को सोचना चाहिए, किसान भी यहीं का नागरिक है। जी, ये तो इससे जुड़ी बात हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा, जब हम छात्र होते हैं, अब हम्म। दूसरी जगह में आ जाते हैं, तो कुछ चुनौती इस तरह की आ जाती है कि कहीं ना कहीं एक इंसान ऐसा हो जाता है कि शायद अब कोई चीज नहीं हो सकती। कभी ऐसा इस तरीके का कोई पहलू लगा हो, कहीं डिमोटिवेशन मिला हो, और फिर वहां से उभर के एकदम निकल के आए हो? क्योंकि जब कोई इंसान अनसक्सेस का मुंह देख लेता है, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब कुछ नहीं है, अब आगे क्या नहीं। ऐसा कुछ तरीके का कोई लाइफ के अंदर इस तरीके का कोई मोमेंट आया हो, लगा हो कि हाँ, यहाँ ये चीज मेरे से बड़ी हो गई, देखिए, ये होगा कैसे होगा, तरह तरह के सवाल मन अब में आ तक तो जाते हैं? ईश्वर की कृपा से ऐसा कोई मौका नहीं आया। मैं ईश्वर से डर करके कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता का और मेरे क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ रहा है। कभी ऐसा मौका नहीं आया, साथियों का सहयोग मेरे साथ रहा हमेशा, कि मैं कहीं किसी चीज से डरा हूं। लगा नहीं कोई इम्पॉसिबल सी चीज हूं, पत्रकार हूं या कोई भी अपना काम करना चाहते हो, हमको घबराना नहीं चाहिए। अपने, जो भी हम आस्था रखते हैं, जिस भी धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने धर्म में, अपने भगवान में आस्था रखते हैं, अपने माँ बाप पर, साथियों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हम लोगों को। कतई भी झुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि जिस काम में लगे उसमें सफल हो, सफलता मिलेगी जरूर। अच्छा, डीएवी साहब एलएलबी किया, अगर हम्म। बात करूं, मैं भी डीएवी से एलएलबी कर रहा हूँ, तो आज भी अगर मैं देखूं कॉलेज के अंदर जब मैं जाता हूँ, तो आज भी लॉ डिपार्टमेंट में जब आप पढ़े होंगे, तो लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे आज भी 12, साढ़े 12, 1 बजे तक का वेट करते हैं कि 1 बजे के बाद हमारी क्लास चलेगी। ये कहा जाता है कि स्पेस नहीं है कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स की क्लास चलाई जा सके। तो कभी ऐसा लगा कि कॉलेज के लिए हमारे समय में ये दिक्कत नहीं थी। जो भी हमारा टाइम था, हम तो एंजॉय करते थे और जाते थे और पढ़ते थे। ये आनंद आता था पढ़ने में, आज वहां जाने में। आज हो सकता है परिस्थितियां आज कुछ हो। लॉ के स्टूडेंट्स की ये यह कहना होता है, जब मैं भी जाता हूँ लेक्चर्स देने, तो कि टाइमिंग हमारा इस तरीके का रखा हुआ है, 1 बजे का, पौन बजे का टाइमिंग है कि हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में हमारी शिफ्ट हो। तो वहां के जब पता लगा कि वही वजह क्या है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी क्लासेस नहीं है कि एक साथ सारे बच्चों को बुलाया जा सके। नहीं, इसका समाधान कर देते हैं। उनसे पूछिएगा, अगर आवश्यकता हो तो, कि यहाँ के सांसद हैं आदरणीय हरिंद्र मलिक जी, मैं उनसे अनुरोध कर लूंगा, और उनसे अनुरोध करके आपके विद्यालय में जो डीएवी कॉलेज है, एक आप लिख करके उनसे ले लीजिएगा। एक हम भवन का, एक कमरे का निर्माण करा देंगे उनके फंड से। देखिए, निदान हो जाएगा समस्या का। अच्छा, एक चीज और मैं, और सवाल इस पे तो इसमें, बताओ, आप बात करिए मेरे भाई के नाते, वहां के एक छात्र होने के नाते आप उनसे बात कीजिए, और अगर ये समस्या है तो कमरा मैं दिला दूंगा। ठीक है, इस चीज पर मैं बात करूंगा। हम्म। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हालांकि आपकी चरथावल विधानसभा आती है, सांसद आपके पिता हैं मुजफ्फरनगर में, और मैंने भी कहा कि यहाँ के मुस्लिम, सांसद जी से अनुरोध करूंगा। हाँ, मुस्लिम
समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो एक तालीमी दायरा इस्लाम इंटर कॉलेज है, और इस्लाम इंटर कॉलेज इस्लामिया डिग्री भी बना था। लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं नादर्स सा नज़र आता है इस्लाम इंटर कॉलेज, बिल्डिंग जर्जर है। और वहाँ की एक विधायक, एक प्रतिनिधि हैं आप चरथावल विधानसभा के, मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिनिधि नेता तो सबके लिए नेता होता है। तो क्या कभी इस्लाम इंटर कॉलेज को लेकर के कुछ किया गया? हालाँकि अभी वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो माननीय संसद द्वारा ये घोषणा की गई थी कि मैं 50,000 रुपए की किताबें इस्लाम इंटर कॉलेज में दूँगा। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो कहीं न कहीं जर्जर नज़र आती है। अगर वहाँ आवश्यकता होगी तो हम वहाँ भी भवन का निर्माण कराएँगे। जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। देखिए जो भी संस्था है, जितनी भी शिक्षण संस्थाएँ हैं, वो मेरे लिए सब महत्व रखती हैं। हमारे क्षेत्र में चाहे कुटेसरा हो, चरथावल के आसपास के हों, इधर लछेड़ा हो, मतलब कोई भी 3 ब्लॉक है मेरे यहाँ। सदर ब्लॉक मेरे क्षेत्र में सदर ब्लॉक के गाँव आते हैं और बघरा ब्लॉक के गाँव आते हैं, चरथावल ब्लॉक के गाँव आते हैं। तीनों में जहाँ आवश्यकता शिक्षा के लिए होती है, मैं भागता हूँ और जो मुझे कोई कहता है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से वो मेरे साथ भी ना रहे हो, पर चूंकि बच्चे तो सब पढ़ेंगे ना, और बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। हमारा ये जिला, हमारा प्रदेश, देश तरक्की करेगा। इसीलिए मैं कोई हीन भावना मन में ना रखते हुए सबकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी यही बात है। आज तक हमारे सामने ये विषय आया ही नहीं कि वहां कोई दिक्कत है इस्लामिया कॉलेज में। मेरे पास अभी जाट इंटर कॉलेज के लोग कुछ दिन पहले आए थे। वहां जर्जर हालात थे, कोई इशू उठा था, वहां के लोगों ने मुझसे बात की थी। तो जो हमसे हो पाया वहां भी किया, यहाँ भी करेंगे। इस्लामी इंटर कॉलेज के लोगों से मैं बात कर लूंगा, मैनेजमेंट के लोगों से अच्छा, मैं पूछ लूंगा उनसे। एक सवाल और, जब हम कभी आते हैं आवास पे तो भीड़ लगी रहती है, लोग आते रहते हैं, और ये भी चर्चा रहती है, मैंने हालांकि एमपी साहब से भी ये सवाल किया था, ये चर्चा अक्सर कर लोगों में हम सुनते हैं कि पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक ऐसे नेता हैं कि अगर उन्हें फोन करते हैं, फोन नहीं उठ पाता तो रिटर्न कॉल जरूर आती है। इस तरह की चीजें कहाँ से? क्योंकि अक्सर कर ऐसा देखा जाता है जब कोई नेता बन जाता है, हालांकि मैं नाम नहीं लेना, कुछ मंत्री सांसद हैं जिन्हें हम भी फोन करते हैं तो फोन नहीं उठता। तो ऐसी टैलेंट इस तरीके की, देखा जाए हम भी बहुत करीबी से हमने चुनाव के दौरान देखा, जी। कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से ये चीजें मन में आती हैं? देखिए आदमी जब कोई काम करता है ना, वो चाहता है कि मैं ये काम करता रहूं। तो उसके लिए जो अच्छा हो वो करना भी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सुबह सुबह आते हैं, 7 बजे 8 बजे, इतनी ठंड में भी आ जाते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये लोग इतनी दूर से चल करके आए हैं, हम भी क्यों ना सुने। जब हम इनके घर पे गए थे, इनके दर पे हम पहुंचे, तो इन्होंने हमारी मदद की। तो देखिए जनता की पीड़ा को खत्म करने के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं। जो हमसे हो पाता है हम करेंगे। और एक बड़ा फर्क है ना, जैसे वो हैं ऐसे ही तो हम भी हैं। तो हम उनमें क्यों फर्क करेंगे। तो उन नेताओं की क्या हिदायत दोगे जो फोन नहीं उठाते? अरे उन नेताओं का, देखिए किसी के साथ भी कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हो सकता है फोन ना उठाए, लेकिन मौका मिलता है। आप आज नहीं करो, कल कर लो फोन। एक दिन बाद, 1.5 दिन बाद कर लो। जिसका काम है उसे गुस्सा तो आएगा कि भाई जब मुझे कल काम था तब कल तो तुमने फोन नहीं किया। लेकिन कम से कम आप पता तो करो, एफर्ट्स तो करो, प्रयास तो करो। कोई प्रयास भी कभी भी किया हुआ कोई भी प्रयास वो खराब नहीं जाता। हाँ, जो इन बातों को ना मानते हो, अपने आप को जनता से बड़ा मानते हो, उनको मैं क्या, अभी उन जैसे लोगों को तो जनता ही सबक सिखाती है। अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे लोगों का अहंकार तोड़ने का काम किया। बड़े बड़े लोग हरा दिए इस बार जनता ने। तो जनता खुद ठीक कर देगी, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा, 2027 का क्या मन है? क्या लग रहा है दो 2027 में? जगह जगह पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी में अ, एक उम्मीद लोग देख रहे हैं कि ये नौजवान को रोजगार दिलाने का काम कर सकते हैं। ये भाईचारा इस देश में, इस प्रदेश में कायम करने का काम कर सकते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा, बच्चों की, छात्रों को उनका हक दिलाने का काम कर सकते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जरूरत की चीज अगर कोई यहाँ कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और इसी को देखते इस बार मैं बता रहा हूं आपको, सरकार आएगी हमारी। जनता चाहती है कि सरकार इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बने। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। आज इतने दिन पहले कह रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा इस बार परिवर्तन होगा। ये हमारे साथ मौजूद थे, बड़े बड़ा चेहरा है राजनीति का, 3 बार विधायक रह लिए, 22 में विधायक बने, और छात्र नेता भी रह चुके, डीएवी कॉलेज से एलएलबी किया है। काफी सारी बात हुई मुद्दों को लेकर, हालांकि यहाँ तक की घोषणा कर दी कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी वक्त है, हालांकि 2027 का
चुनाव को लेकर जगह-जगह पार्टियाँ अपने अलग-अलग कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन ये वक़्त बताएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर बात हुई, छात्र नेताओं को लेकर बात हुई, लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे थे हमारे भी मन में कि आखिरकार पंकज मलिक के अंदर इस तरह की राजनीतिक गुण कहाँ से आए, कैसे पंकज मलिक विधायक बने, वो सारी चर्चाएँ यहाँ पर हुई। और इसी के साथ-साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अपने नए मेहमान के साथ, इसी चैनल पर, इसी आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।